हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर की क्लास। और जो आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और प्रीवियस ईयर को लगाइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी या साकेत या रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो। पीजीटी परीक्षा 2011 में इसको पूछा गया है। तो किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अब पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, लिखा किसने है? तो चंद्रबरदाई ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो संयुक्ता के प्रति अनुरक्त था। सी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और संयुक्ता कौन थी? तो ये जयचंद की बेटी थी। तो राजा जयचंद की बेटी का नाम क्या था? संयुक्ता था। और पृथ्वीराज उनके प्रति अनुरक्त थे। और पीजीटी 2016 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है, मैंने बता दिया। पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता थे। यानी कि बी विकल्प बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये अभी 2019 में पूछा गया है, एनबीएस पीजीटी परीक्षा में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूट से क्वेश्चन है, आराम से मिला लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव के कौन हो जाएंगे? नरपति नाल हो जाएंगे। यानी नरपति नाल को मिला देंगे। और पृथ्वीराज रासो अभी हमने बताया चंद्रबरदाई है, तो मिला दीजिए। यानी बी का फोर्थ हो जाएगा। अब बी का फोर्थ यानी सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 यानी कि परमाल रासो किसका? जगनिक का हो जाएगा। बच्चा डी यानी खुमाल रासो, तो खुमाल रासो को मिला देंगे दलपति विजय से। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुमाल रासो का रचयिता कौन है? इसको एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 और टीजीटी परीक्षा 2011 दोनों में ही पूछा गया है। खुमाल रासो, तो खुमाल रासो अभी बताया था, दलपति विजय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में क्या उपलब्ध नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो किसने किया था? अपभ्रंश में किसने किया था? तो जोइंदू ने किया था। ये याद रखना है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो जोइंदू ने किया था। ये क्वेश्चन पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का 2021 में, उसी में इसको पूछा गया था। अब 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में टीजीटी के फॉर्म पड़े हैं और एग्ज़ाम कब हो रहा है? 2025 में होने की संभावना है, अप्रैल में, यानी 5-6 अप्रैल को संभावना व्यक्त की जा रही है। हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। यानी 3 साल का यहाँ पर अंतर है। और 2021 में इसको पूछा गया है। अपभ्रंश में याद रखना है दोहा काव्य। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ कालिदास कवि आदिकालीन कवि जोइंदू ने किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? योगसार तथा परमात्म प्रकाश, यानी परम पायवसु योगसार तथा आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वहीं परमात्मा प्रकाश और आत्मा परमात्मा, द्रव्य गुण कर्म पाप पुण्य परम समाधि इत्यादि का भी वर्णन करता है। जोइंदू को योगींद्र भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, हो सकता है आगामी एग्जामों में इसको पूछा जाए। जोइंदू को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो जोइंदू को योगींद्र के नाम से जाना जाता है। और योगसार इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। तो कौन सी रचना नहीं है? भक्तमाल जो है वीरगाथा काल की रचना नहीं है। संदेश राशक, आलाखंड और जय मयंक राजस चंद्र का, ये रचना किसकी है? वीरगाथा काल की रचनाएं हैं। नाभादास भक्तमाल के कवि थे। नाभादास किसके कवि थे? यानी भक्तमाल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियदास की भक्तमाल के टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पड़ों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भक्तमाल में तुलसीदास जी को सुमेरु कहा गया है। क्या कहा गया है? सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ये रचना भी कई बार पूछी गई है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक और जस चंद्र का मधुकर भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का कवि नहीं है? वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आदिकाल का कौन सा कवि नहीं है? तो नाभादास नहीं है। कौन नहीं है? नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। ठीक है। भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने की है। ये भी याद रखना है। और पीजीटी परीक्षा 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नाभादास भक्तमाल भक्तकाल यानी सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। किस काव्यधारा के? एक सगुण और एक निर्गुण। ये ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। नाभादास जो कि भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। और आपको कमेंट में बताना है कि कबीरदास किस काव्यधारा के कवि हैं। वे अग्रदास जी के शिष्य थे। अर्थात पूछा जा सकता है आपको कि नाभादास जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं, तो नाभादास किसके शिष्य थे? अर्थात नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास जी इनके शिष्य थे। यानी कि अग्रदास जी के गुरु कौन हो जाएंगे? इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तत्व रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? अब कहीं रचना कहीं रचनाकार दोनों पूछे जा रहे हैं। तो विद्यापति पदावली जो है आदिकाल की रचना है। और विद्यापति पदावली जो किसने लिखी है? तो नाम से ही पता लग रहा है, विद्यापति ने लिखी है। और भी देख लेते हैं। जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। सूरसागर की बात करें तो सूरसागर किसने लिखी है? तो सूरदास ने लिखी है। किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। बीजक की बात करें, साकी शबद रमैनी कबीरदास को याद रखना है। ठीक है। भ्रमर गीत सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? वीर रस था। वीर रस का एक उदाहरण कमेंट में आप लिख सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। याद रखना है। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। इसका नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर, 150 मतलब 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम गाथाओं का वर्णन करते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी। अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक प्रधान था। नेक्स्ट देखते हैं। बीपीएससी में पूछा गया 2023 में
अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया। आप देख सकते हैं इनमें से विद्यापति के पिता का क्या नाम था। तो विद्यापति के पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। कमलापति ठाकुर, उमापति ठाकुर, रमापति ठाकुर, ठीक है, इसमें से कोई सा भी क्या है, सही नहीं है। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? आदिकाल के। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मिथिला यानी मधुबनी जिला के बिस्पी गांव में हुआ था। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। इनका पिता का नाम गणपति ठाकुर था। किसकी बात हो रही है? विद्यापति की। अर्थात विद्यापति के पिताजी का नाम क्या था? गणपति ठाकुर था। और राजा का भी नाम पूछा जा सकता है, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है विद्यापति ने। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत व अबहट में हैं। किस में है? संस्कृत या अबहट में है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी अबहट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है। पदावली भी ध्यान रखना है आपको, गलत ना हो जाए। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा क्या है? मैथिली है। किस भाषा में लिखी है? मैथिली। इनमें कीर्तिपता का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा क्या है? अबहट भाषा है। अबहट भाषा है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है और इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैष्व सर्वसार और गंगा वाक्य विलदान, वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, विभाग सार और ये शब्द हैं। तो आपको याद रखना है इसमें मोस्ट क्या था? गौरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। किसकी बात हो रही है? विद्यापति की बात हो रही है। बिहार से संबंध रखते हैं, ठीक है। टोटल ग्रंथ इनके 14 हैं, पूछा गया है। गौरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। गौरक्ष विजय किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो विद्यापति का प्रसिद्ध नाटक है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? अभी हमने व्याख्या इसीलिए पढ़ के आपको बताई थी कि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। तो विद्यापति के पद किस भाषा में है? मैथिली में है, ठीक है। मैथिली में है। केबीएस परीक्षा 2014 में इसको पूछा गया है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। टोटल कितनी रचनाएं की हैं इन्होंने? 14 रचनाएं की हैं और 2020 में उत्तराखंड पीजीटी में इसको पूछा गया है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? वही बार बार पूछा जा रहा है, तो मैथिली लगाएंगे। और DSSB पीजीटी 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति पताका अभी हमने व्याख्या पढ़ी थी, तो उसमें ये बात मेंशन की हुई थी। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। और कमेंट में बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? ये बात किसने कही थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। और उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, क्योंकि बोला ही गया है कि विद्यापति के अधिकतर पद किस में है? श्रृंगार में ही है, जिसमें नायक और नायक का दोनों की बात की गई है। नायक की बात करूं तो नायक में कौन रहेगा? कृष्ण रहेगा। और नायिका की बात करूं तो कौन रहेगा? राधा। यानी राधा कृष्ण पर विस्तृत चर्चा की है, बातें की गई हैं, उनके पद गाए गए हैं। किसने गाए हैं? विद्यापति ने गाए हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए गए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। सुर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है।
तो जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए गए वह इनकी पदावली है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए गए, तो पदावली के कारण कहलाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यापति शैव थे। क्या थे? शैव थे। विद्यापति शैव थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त रूप में नहीं की है इन्होंने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों की भी रचना को की है। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की है। ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, जितना पढ़िए एग्जाम की दृष्टि से उतना कम ही है। ये देखिए पीपीएससी पीजीटी 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की? अभी मैंने पढ़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमने क्या पढ़ा था अभी? तो इसमें से तो कोई दिख नहीं रहा है, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? विद्यापति की बात हो रही है, विद्यापति। और विद्यापति विकल्प में है नहीं। मैथिल कोकिल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो विद्यापति के संदर्भ में उन्होंने ये टिप्पणी की है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? हमने व्याख्या पढ़ी थी और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन आगे बन सकता है, और क्वेश्चन बन ही गया है। तो विद्यापति इनमें से किस रचना के कारण आधार पर मैथिल कोकिल कहलाया गया? वो भी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा ही जा चुका है। तो कौन सी रचना है? पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए गए विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए गए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया था। ठीक है, कौन सी भाषा का? मैथिली भाषा का। मैथिल कोकिल कहलाए गए थे किसके लिए? पदावली के लिए। विद्यापति कितनी रचनाएं हैं? टोटल 14। ध्यान रखना है कौन सा? श्रृंगार रस की बात की गई है। नायक नायिका की बात करें तो राधा कृष्ण, ये ध्यान रखना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पे दी गई थी? ये उत्तराखंड पीजीटी में पूछ लिया, वही क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस लगाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, जो जीआईसी में पूछा गया है, वो उत्तराखंड में पूछा गया है, वही क्वेश्चन बिहार में भी पूछा गया है। तो पदावली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका प्यार अगर सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं लगातार आपको वीडियो प्रीवियस ईयर की देता रहूँगा। बिल्कुल, आप पढ़ते रहिए, बुक से पढ़िए और प्रीवियस यहाँ से देखते रहिए। लगातार मैं आपको फुल वीडियो दूंगा। बस छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है, याद रखना है। और टीजीटी परीक्षा 2021 जो अभी प्रीवियस पीछे का पेपर हुआ है टीजीटी का उत्तर प्रदेश में, तो 2021 में इसको पूछा गया है विद्यापति के संबंध में। क्या पूछा गया है? डेफिनेशन दे दी है, कथन दे दिया है, परिभाषा दे दी कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में लिखते हैं। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक किसकी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। कब लिखा है इन्होंने? तो 1986 में, 1986 में लिखा है। विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं कि काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी चिर नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसिल बउला देसिल बना सब जन मिठा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो विद्यापति ने कही थी। ठीक है, मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2013 में इसको पूछा गया है।
प्रस्तुतोक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ होता है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, और यही जानकर मैंने इसकी रचना भी की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। कमेंट में विद्यापति के फादर का नाम लिख के बताना है आपको, क्योंकि हम बता चुके हैं। अगर हमारी क्लास आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप आंसर आराम से कमेंट में बता सकते हैं। देश सिल बहुना सब जन मिठा, अपना देश सबको अच्छा लगता है। ते तैसन जम पाऊँ हूँ अब हट, ये काव्य पंक्तियाँ किस आदिकालीन कवि की हैं? तो विद्यापति की हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं उसमें 80 से, इस वीडियो में 70 से 80% क्वेश्चन विद्यापति से ही पूछे गए हैं। एक ही लेखक से देखिए आप, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इसको पूछा गया। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे पूछा है बस ये देखिए। टीजीटी परीक्षा 2005 और 13 में इसको पूछा गया है। विद्यापति ने आयनबार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे और इनके गीतों के भाव वैष्णव एवं मधुरी गुण से प्रभावित होकर आयनबार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। ये भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल सकता है कि विद्यापति को किस से विभूषित किया था? तो विद्यापति को महाराज शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से किस कवि को विभूषित किया गया है? तो विद्यापति को किया गया है। किसने किया था? तो महाराजा शिव सिंह को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति किसके आश्रय कवि थे? राज सिंह, शिव सिंह, नर सिंह, कीर्ति सिंह। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, स्टार लगा है, आयोग ने इसको हटा दिया है। पीजीटी परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया है। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं क्यों गलत है। विद्यापति मिथिला निवासी थे, बताया ही था मैंने, बिहार में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वेस्टर्न महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है कि ये महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। किसके? महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें उपाधियाँ प्राप्त थीं। कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव जब दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए थे, तब उन्हें चिरकाल के लिए काराबद्ध का मतलब होता है जेल में डालना कर रखने का विचार किया। तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध का मतलब होता है दुखी होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुँचे। तो महाकवि विद्यापति कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुग्ध कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। ठीक है। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के राज्याश्रित रहे और नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभागसार नामक ग्रंथ भी लिखा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विभागसार नामक ग्रंथ जो विद्यापति ने लिखा है वो किसकी आज्ञा से लिखा? क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, आपको जानकारी कंप्लीट होना चाहिए। तो नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभागसार नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उत्तराधिकार एवं दया भाग की व्यवस्था की है। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की और उसने अपनी कीर्तिलता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे और इनके यश गान में कीर्तिलता की रचना की गई थी। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से यानी कि बाहर कर दिया। साफ साफ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नाम नहीं है? कडप्पा का नाम नहीं है। कडप्पा का नाम यहाँ पर नहीं आता है। 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कडप्पा, शबरपा, शरहपा,
अच्छा, सरहपा तो याद रखना है, 84 सिद्धों की बात की है मैंने। टोटल कितने सिद्ध? 84। उन्हीं में एक प्रसिद्ध सिद्ध थे सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। राहुल सात्यायन के द्वारा इनको बताया गया है। सरहपा, लोइप्पा, डोइप्पा और कुकुरिपा, सभी में देखिए गौर से पा लगाए, पा लगाए, पा लगाए, पा लगाए, पा लगाए, और कुकुरिक्का में भी पा लगाए। आदि सिद्ध साहित्य के कवि है। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उन्हें चौरंगी नाथ, गोपीचंद और चुड़कर नाथ, भरतरी और जलरंदी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य के कवियों के नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में रखते हैं। फिलहाल याद रखना है, 84 सिद्धों की बात की गई है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लोइप्पा आदि किस कवि साहित्य से समृद्ध हैं? तो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। किससे? सिद्ध साहित्य। और आपको कमेंट में बताना है, क्या बताना है? दोहा कोश। क्या? दोहा कोश। दोहा कोश की रचना किसने की है? और ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दोहा कोश की रचना किसने की है, आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? आप देख सकते हैं, गोपीचंद का नहीं है। बाकी नाम तो मैंने पा लगे हुए हैं, अभी ट्रिक बताई थी। सरहपा, शबरपा, कुरुपा। अगर सिद्ध साहित्य की बात आ जाए तो पा को बिल्कुल याद रखना है। किसको? पा को। पा पीछे लगा है तो समझ जाइए सिद्ध साहित्य की बात हो रही है। बाकी टोटल 84 सिद्धों की बात की गई है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं क्लियर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पता लगे आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था आपकी वीडियो में, अपनी वीडियो में, कि भर्ती आ जाएगी। सरकार का मूड है, सरकार का हाल चाल देख ही रहे हो। ठीक है, 4-4, 5-5 साल लग जा रही हैं भर्ती को आने में। कोई पेपर आ भी जाता है तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, हो भी जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में फेल हो चुका है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल देते हैं कि रेशियो टीचर एंड स्टूडेंट का परफेक्ट है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। 2018 में पहली बार एलटी का पेपर हुआ था। ठीक है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया था, और उसके बाद से अभी कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। हो सकता है 2026 या 2025 में, मैं क्लियर नहीं बोलता हूँ, 2025 में हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, और एलटी की संभावना भी है कि एलटी की वैकेंसी आ जाए। तो इसमें एलटी का भी पेपर मैं करा रहा हूँ, बीपीएससी का भी मैं करा रहा हूँ, बाकी उत्तराखंड के भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और जो अभी 2021 में पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, वो भी दिखा रहा हूँ। तो प्रीवियस देखने का मतलब क्या है? प्रीवियस से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछा कैसे जाते हैं। हमें तैयारी तो करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है ये आपको पता लग जाएगा। तो किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपीचंद का नहीं है, बाकी सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? 2011 में पूछा गया है टीजीटी में। सरहपा का संबंध किससे? अभी हमने बताया था सिद्ध साहित्य से है। व्याख्या हम देख ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, और बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पीजीटी परीक्षा 2010 में इसको पूछा गया है, रिपीट होने के चांस हो सकते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो आदिनाथ हैं। आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ, ये सब क्या है? नाथ पंथ के हैं। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ है, जैसा कि मैंने अभी बताया। योगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, और नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि आदिनाथ कौन थे? तो भगवान शंकर के अवतार के रूप में आदिनाथ को माना जाता है या जाना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हैं। टोटल कितने नाथों की बात की गई है? 9 नाथों की बात की गई है। कौन कौन से नाथ हैं? गोरखनाथ, ठीक है, ज्वालेंद्रनाथ, करड़ीनाथ, गहनीनाथ, चारपटनाथ, रेवणनाथ या नाथनाथ, एक नागनाथ हैं। क्या लिखा है? नागनाथ। और भारतनाथ और गोपी चंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। ये कितने नाथ हैं? 9 नाथ हैं। क्या नाम है? आदिनाथ है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी सिद्ध साहित्य में कितने बताए मैंने? 84 बताए। सारे डाउट क्लियर करते चलिए। नवगाथा, नवनाथों में इनमें से कौन समर्पित नहीं है? नागार्जुन, ठीक है, जड़ भरत हैं,
गोरखनाथ हैं। देव सेन जो है नहीं है। असिस्टेंट उत्तर प्रदेश 46 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में इसको पूछा गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए किसके अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। हिंदी एकांकी के जनक के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। आदिनाथ, मतेस्त्रेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। तो ये देखिए कितने हो गए। आदिनाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बताए थे मैंने। टोटल नाथ कितने हैं? 9। ये किसने बताया है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी एकांकी के जनक के अनुसार। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार इन्होंने क्या बताया? नागार्जुन को, जड़ भरत को, हरिश्चंद्र को, सत्यनाथ को, भीमनाथ को, गोरखनाथ को, चरपट को, जालंधर को और मल्ल्यार्जुन को बताया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनने भी 9 बताएं, लेकिन इनके मत अलग अलग हैं। गोरख सिद्धांत के अनुसार है और इधर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? आपको नाथ पंथ से संबंधित कवि बताना। अभी हमने पढ़ा है तो यहाँ पर हम इसको टिक कर सकते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जड़ भरत के बारे में भी पढ़ा था और नागार्जुन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या अभी हमने बताया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया, 9 मानी गई है टोटल। चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मानी गई हो, चाहे किसी और के अनुसार मानी गई हो। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। अच्छा, 84 क्या मानी गई है? तो सिद्ध सामंतों की संख्या मानी गई है, जिसमें सरपा को प्रमुख रूप से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नाथों की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। अगर अकॉर्डिंग टू पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है, तब भी आपका आंसर बदलेगा नहीं, 9 ही रहेगा। अब इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ लिया तब भी 9 ही रहेगा। 2022 में इसको पूछा गया है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीजीटी 2020 में। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक हमने बताया था, तो इसमें 2 नाम आते हैं। एक तो गोरखनाथ का भी नाम आ जाता है और जिसको मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ कहा जाता है। मच्छंद्रनाथ या गोरखनाथ नाथ पंथ के संपादक प्रवर्तक हैं। तो इसके जो है 2 आंसर बी और सी सही माने गए हैं। ये उत्तराखंड पीजीटी में इसको पूछा गया है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मतेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। में स्पष्ट किया है कि इस पंथ नाथ पंथ में चलाने वाले मतेंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया है कि गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं, अर्थात उनने ही इसको शुरू किया है नाथ पंथ को, गोरखनाथ ने। मतेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं, ये भी याद रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गोरखनाथ कौन है? तो गुरु शिष्य दोनों को यहाँ पर मान लिया गया है। गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? मच्छेंद्रनाथ हैं। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि मच्छेंद्रनाथ के शिष्य का नाम क्या है? तो गोरखनाथ हो जाएगा। यह पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो मच्छेंद्रनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन माने जाते हैं? 2016 में टीजीटी में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए रिपीट हो जाते हैं, बार बार होते हैं। गोरखनाथ को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? अभी हमने व्याख्या में एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 वाला ये सही हो जाएगा। तो मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, या मत्स्येंद्रनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए विकल्प में गौर कर सकते हैं आप, गोरखनाथ का नाम नहीं दिया है, गोरखनाथ का नाम दिया है। गोरखनाथ होता तो गोरखनाथ को टिक कर लेते हैं। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? मत्स्येंद्रनाथ है और उनके शिष्य का नाम गोरखनाथ है और इन्हीं के नाम पे गोरखपुर का नाम भी पड़ा है। ये भी जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलटी में क्या पूछा गया था देख लीजिए क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? जो नाथ संप्रदाय है उसमें हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिंग योग साधना,
हठ पूर्वक योग करना, लेकिन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, यानी सूर्य और चंद्र दोनों का प्रयोग किया गया है। 2018 में ही एलटी का पेपर हुआ है और उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हठ योग, योग का मतलब क्या होता है? योग करना, यानी दो शब्द हैं यहाँ पर, एक हा है और एक ठा है। तो हा और ठा, तो हा का अर्थ सूर्य होता है, ठा का अर्थ क्या होता है? चंद्र, यानी सूर्य और चंद्रमा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो गोरखनाथ ने दिया था। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छिंद्रनाथ था। और ये किस संप्रदाय से हैं? तो आदिनाथ संप्रदाय से हैं। टोटल नाथों की संख्या कितनी है? 9 बताइए। किस किसने बताई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी बताई है। ये आपको सारी बातें याद करते चलते हैं। उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बन रहा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सिद्धों की साधना में लाइक से कोई हमें पैसा नहीं मिलता है, बस ये है हमारा थोड़ा मनोबल बना रहता है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन सा है? तो क्या माना गया है? वज्र को माना गया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2000 में इसको पूछा गया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया है? सिद्धों के द्वारा, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? इसमें और भी विकल्प देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो संध्या कहा गया है। क्या कहा गया है? संध्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1 मिनट, 66 क्या कहा गया है? संध्या कहा गया है। ये बात बिल्कुल याद रखना है, 2001 में पूछा गया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संध्या कहा गया है। या तो संध्या मिलेगा या फिर आपको संध्या मिलेगा। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अनुभूतियों को संकेत करने वाली भाषा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, बिल्कुल बात सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा थे, मैंने बताया था। टोटल 84 सिद्ध थे, उनमें से प्रमुख रूप से प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा थे। इनको माना किसने था? तो राहुल सातवाहन ने माना था, ये भी याद रखना है। सिद्ध साहित्य की रचना चारों पदों द्वारा दोहों में हुई है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी गलत है। सिद्ध साहित्य प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, पिंगल भाषा की बात तो की नहीं गई है, ये गलत है। और 2004 में इसको पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। और सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ये भी क्वेश्चन 2021 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो किसने किया है? अबू सईद ने किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है? अबू सईद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही आपको से मुझे कोई पैसा मिल रहा है या इस तरह की कोई बात है, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर आपको वीडियो दे रहा हूँ और मैं जो देख रहा हूँ और भी मैंने जो अध्ययन किया है, सेल्फ स्टडी की है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा 2021 का पेपर टफ लग रहा है, वो भी यूपी का। बाकी चाहे आप बीपीएससी देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, DSSS भी देख लीजिए, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी देख लीजिए, या फिर 2016 का ही यूपी टीजीटी का पेपर देख लीजिए। सारे पेपर मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन जो पेपर का लेवल मैंने देखा है यहाँ पर, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी टीजीटी की बात कर रहा हूँ, हिंदी टीजीटी की बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ? 2021 वाले पेपर की बात कर रहा हूँ। और कहाँ से बात कर रहा हूँ? यूपी की बात कर रहा हूँ। सबसे हार्ड पेपर मुझे यही लगा है, क्योंकि ये पेपर अब तक के पेपरों में थोड़ा चेंज पेपर बना है। तो आप उम्मीद कर सकते हो 2022 में फॉर्म पड़ा है और 25 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो पेपर का लेवल इससे भी हार्ड देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी भी आपकी अच्छी होना चाहिए, तगड़ी होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? ये भी देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था 2021 का, और ये भी 2021 का टीजीटी में। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक क्या है? तो वादिराज हो जाएगा। जितने भी भाई बहनों ने अगर पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि ये वही क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूट का क्वेश्चन है, मिलान करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकार दिए गए हैं। पंडित सऊल सत बखलाई देहु बुद्ध बसंत जड़ाई। तो ये किसने कहा था? तो ये सरहपा ने कहा था। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे प्रमुख रूप से। ठीक है, ये इनने कहा था। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए शियार। तो ये जगनिक ने कहा है। तो ये किसने कहा है? जगनिक ने कहा है, याद रखना है। फिर देखिए, बड़ कौशल लुत राधे किनल कन्हई लोचन आधे। तो ये किसने कहा है? तो ये विद्यापति ने कहा है। विद्यापति यानी कि मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है। 14 ग्रंथ जिन्होंने टोटल लिखे हैं, बताया था अभी। और लास्ट वाली रचना जो बची है, ये जाति ओछा पाति ओछा, ये किसने कहा है? तो ये रैदास ने कहा है। किसने कहा है? जाति ओछा पाति ओछा, ये किसकी बात है? तो ये रैदास की बात है। रैदास को याद रखना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम सोना हम सुहागा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बात किसने कही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर भी देख लीजिए, पंडित सऊल सरहपा हो जाएगा। 12 बरस जे जिए सियार जगनिक ने कहा था। बड़ कौशल विद्यापति ने। जाति ओछा है हमारा रैदास को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय भीम वियोग के लेखक। ये भी 2021 में ये पूछा गया है टीजीटी का। अभी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं टीजीटी के। निर्भय भीम वियोग के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी को पूछा गया है, एकदम अलग ही पूछा गया है यहाँ पर। निर्भय भीम वियोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये जैनाचार्य थे। जैनाचार्य थे अर्थात जैन धर्म के में आस्था रखने वाले थे, तथा इन्हें सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल का राज्याश्रय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार बिहार शतक इनके काव्य है। ये भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं, आगे आपको देखने को मिल सकता है। कुमार बिहार शतक इनका काव्य ग्रंथ है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? रामचंद्र सूरी की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन थे, ये वीडियो थी। नेक्स्ट आपको 171 तक मैंने आपको अभी दे दिए, 171, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जिन भाई बहनों ने इससे पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, तहे दिल से शुक्रिया, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। प्रीवियस भी आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आपको लेवल भी पता लग रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ, ताकि व्याख्या से ये हो रहा है कि उसके आसपास के बनने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।